वेलकम टू नेशनल रैंकर्स। मैं हूं आभा गुप्ता सेरीवाल और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का अकाउंट। क्लास 12 के अकाउंट में हम पढ़ रहे हैं चैप्टर फर्स्ट, लाभ न कमाने वाली संस्थाओं में लेखांकन। लाभ न कमाने वाली संस्थाओं में लेखांकन में हम पढ़ रहे हैं इसमें प्राप्ति भुगतान खाता। प्राप्ति भुगतान खाता किस तरीके से बनाया जाता है, क्या होता है प्राप्ति भुगतान खाता और इसकी क्या विशेषताएं हैं, ये हम इसमें पढ़ेंगे। प्राप्ति भुगतान खाता जो किसी भी संस्था की आर्थिक स्थिति का एक द्योतक होता है, मतलब एक सारांश होता है रोकड़ पुस्तक का, जिसमें समस्त नगद लेन देनों का लेखा किया जाता है। जो भी प्राप्तियां हैं वो डेबिट साइड में लिखी जाती हैं, जो भी भुगतान हैं वो क्रेडिट साइड में लिखे जाते हैं। तो हम इसकी पढ़ेंगे विशेषताएं। सबसे पहली विशेषता है खाते का प्रकार। प्राप्ति भुगतान खाता रोकड़ बही की सहायता से बनता है, तो रोकड़ बही वस्तुगत खाते के अंतर्गत आती, तो प्राप्ति भुगतान खाता भी वस्तुगत खाते के अंतर्गत आएगा। वस्तुगत खाता रियल अकाउंट, जिसका नियम है हमारा जो वस्तु आए उसे डेबिट करो और जो जाए उसको क्रेडिट करो। इसी तरीके से इसमें भी जो आता है वो डेबिट पक्ष में लिख दिया जाता है और जो गया मतलब जो पेमेंट किया वो क्रेडिट साइड में लिख दिया जाता है। इसके बाद है खाते का निर्माण। प्राप्ति भुगतान खाते का निर्माण एक निश्चित तिथि को किया जाता है। एक वर्ष की अवधि पूरी हो जाने पर वर्ष के अंत में इसका निर्माण किया जाता है। शीर्षक। प्राप्ति भुगतान खाता बनाते समय सबसे पहले ऊपर शीर्षक लिखा जाता है। जिस संस्था का बनाया जा रहा है उस संस्था का नाम लिखा जाता है। जैसे रोटरी क्लब का प्राप्ति भुगतान खाता आप बना रहे हैं तो सबसे पहले रोटरी क्लब लिखा जाएगा, रोटरी क्लब, और फिर उसके नीचे लिखा जाएगा रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग। जिस डेट में बना रहे हैं, सपोज हम 31 दिसंबर 2019 को बना रहे हैं तो आ जाएगा 31 दिसंबर 2019। तो जब भी ये पहले बनाया जाता है तो इसमें शीर्षक लिखा जाता है सर्वप्रथम, उसके बाद फिर आगे अकाउंट के कॉलम्स वगैरह बनाए जाते हैं। इसके बाद प्रारंभिक शेष। इस खाते के प्रारंभ में सबसे पहले डेबिट साइड में टू बैलेंस बीडी लिखा जाता है। टू बैलेंस बीडी का मतलब होता है रोकड़ का प्रारंभिक शेष। एक निश्चित तिथि को संस्था के पास रोकड़ का प्रारंभिक शेष कितना है ये इसमें सबसे पहले लिखा जाता है। इसके बाद समस्त प्राप्तियां एवं भुगतान। समस्त प्राप्ति और भुगतान का लेखा इसमें किया जाता है। प्राप्तियां सब डेबिट साइड में लिखी जाती हैं, भुगतान सारे क्रेडिट साइड में लिखे जाते हैं। चाहे वो चालू वर्ष से संबंधित हो, चाहे वो गत वर्ष से संबंधित हो, चाहे वो आगामी वर्ष से संबंधित हो। अगर वो करंट ईयर में संस्था को प्राप्त हो गए हैं या संस्था ने भुगतान किया है तो उनका लेखा प्राप्ति भुगतान खाते में हो जाएगा। पक्ष। इसमें दो पक्ष होते हैं। पहला पक्ष जो होता है डेबिट साइड, प्राप्ति का पक्ष होता है। दूसरा जो साइड होता है क्रेडिट साइड, वो भुगतान का पक्ष होता है। नगद प्राप्तियां और नगद भुगतान। एक चीज इसमें बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है कि इसमें सिर्फ नगद का ही लेखा करना है। जो नगद लेन देन है वो ही इसमें लिखे जाएंगे। अगर कोई उधार ट्रांजैक्शन, कोई व्यवहार इसमें आपको दिया गया है उधार कि उसने 2000 रुपये के उधार पंखे खरीदे या उधार फर्नीचर खरीदा, तो उसका लेखा आपको इस खाते में नहीं करना है। मतलब कुल मिलाकर इसमें सिर्फ नगद व्यवहारों का ही लेखा किया जाएगा। उपार्जित आय तथा अदत्त व्यय का लेखा नहीं। उपार्जित आय और अदत्त व्यय अगर क्वेश्चन में दिए भी गए हैं तो आपको उसका लेखा इसमें नहीं करना है। इसमें किसी तरह का कोई समायोजन नहीं किया जाता है। इसी तरह से मूल्यह्रास एवं डूबत ऋण। अगर संपत्तियों पर मूल्यह्रास दिया है कि भवन पर आपको 10% डेप्रिसिएशन लगाना है या फर्नीचर पर 5% डेप्रिसिएशन मूल्यह्रास लगाना है या 600 रुपये संस्था के डूब गए, तो ये जो है समायोजन कहलाते हैं ये, तो इनका लेखा इसमें नहीं होता है। इसके बाद अनुपार्जित आय एवं पूर्वदत्त व्यय। अनुपार्जित आय मतलब ऐसी आय जो एडवांस में मिल गई है लेकिन उसके लिए अभी सेवाएं देना बाकी हैं। और पूर्वदत्त व्यय, पूर्व मतलब पहले, दत्त मतलब जो पहले से दिए जा चुके हैं। अगर
अनुपार्जित आय और पूर्वदत्त व्यय दिए गए हैं तो भी आपको इसमें इनको नहीं लिखना है। मतलब किसी तरह का कोई समायोजन आपको इसमें करना ही नहीं है, चाहे वो अदत्त व्यय हो, पूर्वदत्त व्यय हो, उपार्जित आय हो, अनुपार्जित आय हो, मूल्यह्रास हो या डोबत ऋण से संबंधित कोई समायोजन हो, उसको आपको देखना ही नहीं है, छोड़ देना है उसको। इसके बाद अंतिम शेष, जितने भी ट्रांजैक्शन है, जितने भी व्यवहार है, नगद व्यवहार, यहाँ पे ये भी चीज आपको ध्यान में रखनी कि नगद, जितने भी नगद व्यवहार होते हैं उन सबको लिखने के बाद सबसे अंत में इसका बैलेंस निकाला जाता है, जिसे अंतिम शेष कहा जाता है। अंतिम शेष की प्रकृति, अंतिम शेष की जो प्रकृति होती है वो अलग अलग होती है। अगर मान लीजिए कि ये डेबिट साइड में आ रहा है, इसका मतलब ओवरड्राफ्ट है, और अगर क्रेडिट साइड में आ रहा है मतलब संस्था के पास एक निश्चित तिथि को बचा हुआ कैश का बैलेंस है। ये मतलब जो प्रारंभिक शेष होता है वो तो रोकड़ का प्रारंभिक शेष कहलाता है, और जो अंतिम शेष होगा वो रोकड़ का अंतिम शेष होगा कि एक पूरे वर्ष में संस्था के पास लेन देन करने के बाद जो कैश बचा है वो उसका क्लोजिंग बैलेंस कहलाता है। चिट्ठे का निर्माण नहीं। अब प्राप्ति भुगतान खाते के साथ में चिट्ठे का निर्माण नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसमें समस्त व्ययों का लेखा कर दिया जाता है, चाहे वो आगमगत प्रकृति के हों चाहे वो पूंजीगत प्रकृति के हों, सभी लिख देते हैं उसमें, तो चिट्ठा बनाने की इसके साथ ज़रूरत नहीं होती है। अब हमारा अगला टॉपिक है प्राप्ति भुगतान खाता किसी संस्था की आर्थिक स्थिति का द्योतक नहीं है। समझाइए, ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आ जाता है, और ऐसे भी पूछा जा सकता है कि प्राप्ति भुगतान खाते की दोष लिखिए, कमियां लिखिए, या उसकी सीमाएं समझाइए। दोनों तरीके से पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन आपको। तो इसमें हमको ये पॉइंट्स लिखना है जब भी पूछे जाएं इसकी कमियां, क्या क्या दोष हैं इसके। तो सबसे पहला दोष इसका ये है कि केवल रोकड़ी व्यवहारों का लेखा इसमें होता है, उधार का लेखा तो इसमें करते ही नहीं है। इसके लिए एक अलग स्मरण पुस्तिका रहती है, उसमें उसका लेखा कर दिया जाता है। तो सिर्फ नगद का ही लेखा इसमें होने से सारी आर्थिक स्थिति इसमें पता नहीं लगती। पूंजी और आगम एक साथ लिख दिया जाता है। जो पूंजीगत खर्चे हैं, मान लीजिए कि फर्नीचर खरीदा, कोई लाइब्रेरी है उसने किताबें खरीदी, बुक्स खरीदी, तो वो उसके लिए पूंजीगत व्यय हुआ। पूंजीगत व्यय मतलब ऐसे व्यय जो किए एक बार जाते हैं और उसका लाभ लंबे समय तक मिलता है। कोई भी संस्था होती है उसको लाभ कमाने में वो संपत्ति सहायता करती है, तो वो व्यय क्या होते हैं? पूंजीगत व्यय हो जाते हैं। और आगमगत व्यय ऐसे व्यय जो बार बार करना पड़ते हैं, आवर्तक स्वभाव के होते हैं, और जिनका जो लाभ है वो सिर्फ एक चालू वर्ष के लिए ही होता है, जैसे कि म्युनिसिपल टैक्स, सैलरी। एक निश्चित समय के लिए इसका लाभ मिलता है, इससे ज़्यादा इसका लाभ नहीं मिलता है। तो ये आगमगत व्यय होते हैं। तो जब प्राप्ति भुगतान खाता बनाया जाता है तो प्राप्ति भुगतान खाते में इन दोनों का ही लेखा कर दिया जाता है। आगमगत व्यय भी लिख दिए जाते हैं, पूंजीगत व्यय भी लिख दिए जाते हैं, दोनों को इसमें अलग नहीं किया जाता है। ये सबसे बड़ी कमी है इसकी। इसके बाद तलपट का निर्माण नहीं। अब खातों की शुद्धता की जांच करने के लिए, जैसे दोहरा लेखा प्रणाली में जो व्यापारिक संस्थाएं हैं तलपट बना के खातों की शुद्धता की जांच कर लेती हैं कि उनके खाते उन्होंने सही साट रखे हैं या नहीं, लेकिन गैर व्यापारिक संस्थाएं तलपट नहीं बनाती हैं, तो उनके खातों की शुद्धता की जांच नहीं हो पाती कि उनके खाते सही हैं या नहीं सही हैं। इसके बाद है लाभ हानि का ज्ञान नहीं। प्राप्ति भुगतान खाता बनाने से किसी भी संस्था की एक अवधि विशेष के ओपनिंग कैश बैलेंस का पता लगता है और क्लोजिंग कैश बैलेंस का पता लगता है। इससे सरप्लस और डेफिशिट, लाभ और हानि का पता ही नहीं लगता है प्राप्ति भुगतान खाता बनाने से। चिट्ठे का निर्माण नहीं, क्योंकि सारे जो पूंजीगत और आगमगत व्यय एक साथ लिख दिए जाते हैं इसमें, तो इसके साथ चिट्ठा नहीं बनाया जाता, और जब चिट्ठा नहीं बनाया जाता इसके साथ, तो संस्था की आर्थिक स्थिति की जानकारी नहीं हो पाती कि उसकी संपत्तियां कितनी, एक निश्चित तिथि को उसके दायित्व कितने हैं, किन से कितना रुपया लेना है, किनको कितना रुपया देना है, ये जानकारी प्रॉपर इससे नहीं लगती। तो ये सब कमियां हैं प्राप्ति भुगतान खाते की।
अब हम देखेंगे प्राप्ति भुगतान खाता और रोकड़ बही में अंतर। अभी इसके पहले हमने पढ़ा कि प्राप्ति भुगतान खाता रोकड़ बही की सहायता से बनाया जाता है, रोकड़ बही का सारांश होता है प्राप्ति भुगतान खाता, तो फिर दोनों में तो कोई अंतर होना ही नहीं चाहिए एक तरीके से देखा जाए तो। लेकिन ये सोच हमारी गलत है, कहीं ना कहीं इसमें कोई ना कोई अंतर आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनके द्वारा हम प्राप्ति भुगतान खाता और रोकड़ बही में अंतर कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारा तिथिवार। अब प्राप्ति भुगतान खाता जो होता है वो एक निश्चित तिथि को बनाया जाता है। जैसे अभी पिछले उसमें मैंने आपको बताया था कि जब उसको बनाते हैं तो सबसे पहले उसका शीर्षक लिखते हैं। जैसे 31 दिसंबर को बना रहे हैं तो 31 दिसंबर 2019 ये हमने लिखा। मतलब एक निश्चित तिथि को बनाया जाता है, तिथिवार नहीं होता है। जबकि रोकड़ बही में जो लेखे होते हैं वो डेट वाइज होते हैं। जैसे जनवरी माह के पहले ट्रांजेक्शन आएंगे, जनवरी माह में भी जो तारीख पहले आती है उस तारीख पे अगर कोई ट्रांजेक्शन है तो वो पहले लिखा जाएगा और फिर उसके बाद वाली तारीखों के ट्रांजेक्शन्स लिखे जाते हैं। मतलब रोकड़ बही में जो भी प्राप्ति भुगतान है वो तिथिवार लिखे जाते हैं, जबकि प्राप्ति भुगतान खाते में सौदे तिथिवार नहीं लिखे जाते हैं। इसके बाद तैयार करने की अवधि। प्राप्ति भुगतान खाता निश्चित अवधि के बाद या वर्ष के अंत में तैयार किया जाता है, जबकि रोकड़ बही में लेखा साल भर चलता रहता है। तब जनवरी माह के ट्रांजेक्शन, फिर फरवरी के, फिर मार्च के, ऐसे करके पूरे साल भर उसमें लेन देनों का लेखा हम करते रहते हैं। प्रकृति, यह एक प्रकार का स्मरणार्थ खाता होता है। स्मरणार्थ मतलब याद रखने के उद्देश्य से जो बनाया जाता है। मेमोरेंडम अकाउंट होता है एक तरीके से ये। जबकि कैशबुक रोकड़ पुस्तक जो होती है वो लेखा पुस्तक की प्रमुख पुस्तक होती है। इसको प्रधान बही कहा जाता है। लेखा बही की ये क्या होती है? प्रधान बही होती है, मुख्य बही कहा जाता है इसको। तो ये 3 पॉइंट्स अभी मैंने आपको बताए हैं। अब इसके आगे के पॉइंट्स हम अपने अगले वीडियोज़ में पढ़ेंगे। थैंक यू।